सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज हर महीने की तरह होने वाली बहुजन समाज पार्टी की मासिक मीटिंग में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए देश के विभिन्न प्रांतों में कोऑर्डिनेट कर रहे वर्तमान में उड़ीसा पश्चिम बंगाल के प्रभारी और उत्तर प्रदेश की उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य रहे भाई अतर सिंह जी, उनके साथ बैठे हुए पश्चिम बंगाल राज्य के प्रदेश सभापति भाई मनोज हावलादार जी, इधर अभी जैसा कि घोषणा की गई है जोन नंबर 4 के जोन नंबर 4 के इंचार्ज भाई सुबोध सिकदर जी, जोन नंबर 2 के भाई अचिंतो विश्वास जी, जोन नंबर 1 के भाई अनिल रॉय जी, उनके साथ सहयोग में प्रणव हल्दर जी, जोन 3 के भाई ज्योतिर्मय राय जी, रॉय जी, और इस मीटिंग में उपस्थित विभिन्न जिलों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, क्योंकि अब स्टेट कोऑर्डिनेटर का तो पद समाप्त कर दिया गया है लोकल में, बाहर का जो आएगा उसको प्रभारी का पद दिया गया है। उसमें हम 2 साथी हैं, भाई अतर सिंह राव जी और मैं सेंटर की तरफ से। और यहाँ पर अब जो 29 तारीख में मीटिंग हुई थी, सभी देश के विभिन्न प्रांतों के सभी स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट कोऑर्डिनेटर को लेकर, उसमें जो बहन जी ने विस्तार से समझाया था और नया संगठन का ढांचा तैयार करके दिया था, उसमें समझाया गया, बताया गया कि अब कोई लोकल में स्टेट कोऑर्डिनेटर नहीं होगा और प्रदेश को संख्या के हिसाब से जोनों में बांटा जाएगा। उसी के तहत राज्य सभापति जी ने इस स्टेट को 5 जोन में बांटा है, जिसमें नंबर 1 जोन को जो उधर एक तरफा पड़ते हैं, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिंगपो, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, इसकी लगभग कितनी सीटें बैठती हैं? 8 पार्लियामेंट और 54 असेंबली, 54 असेंबली के इंचार्ज सब में लेते हैं। अनिल रॉय जी को बनाया गया है और दूसरा जो जोन है
उस जोन को देख रहे हैं अचिंत्य विश्वास, उनके पास 66 असेंबली हैं। और जोन नंबर 3 को ज्योतिर्मय रॉय देख रहे हैं, उनके पास 62 असेंबली हैं। और जोन नंबर 4 जिसको सुबह सिकदर जी देखेंगे, उनके पास 63 असेंबली हैं। और नंबर 5 में 49 हैं, जो मेरे बाद में ये आपस में तालमेल करके जिसको भी बनाना है बना देंगे। फिलहाल गौतम राय जी को स्टे किया गया है, बाद में सलाह मशवरा के बाद ये तैयार करके नाम घोषित कर देंगे। और उसके बाद बहन जी ने आदेश दिया है कि जिस जोन में जितनी विधानसभा होंगी या जिस जिले में जितनी विधानसभा होंगी, क्योंकि जिले भी दिए गए हैं, जैसे जिले में 10 विधानसभा हैं तो उस जिले में 10 जिला प्रभारी होंगे, जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उधर काम देखेंगे। और हर विधानसभा को एक जिला प्रभारी रोज वहाँ पर लोगों के बीच में जाएगा और पोलिंग बूथ पर कमेटी बनाने का काम करेगा, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेगा, समझाएगा। और उन्हीं में से उनको मेंबर बनाकर 5 लोगों को प्रेसिडेंट, वो है उपाध्यक्ष या महासचिव, अध्यक्ष और महासचिव के साथ 3 सचिव, इस तरह से 5 लोगों को तैयार करके उनको मेंबर बनाएगा। और उसके बाद पोलिंग बूथ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, और 3 सचिव हैं, महासचिव नहीं है, उपाध्यक्ष है, 3 सचिव हैं, 5 लोगों को मेंबर बनाएगा। और उसके बाद पार्टी को सहयोग देने के लिए जो अन्य लोगों ने सुना है, उन लोगों से अपील करेगा कि भाई पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी किसी धन्ना सेठ से, किसी पूंजीपति से कोई चंदा नहीं लेती। और आपने देखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, उसमें बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड आए, कांग्रेस के पास हजारों करोड़ के बॉन्ड आए, आम आदमी पार्टी के पास आए, समाजवादी पार्टी के पास आए, टीएमसी के पास आए, लेकिन अकेली बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि उसके खाते में एक भी बॉन्ड का पैसा नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बीएसपी को नहीं देना चाहते थे, देना चाहते थे। बहन जी से भी बातचीत हुई और लोगों ने खरीदे भी बीएसपी के नाम से, लेकिन बहन जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया कि हमारी पार्टी पूंजीपतियों के पैसे से नहीं चलेगी। हमारी पार्टी उन गरीब, शोषित, वंचित लोग जो रोज मेहनत से कमाते हैं, उनसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, उनसे लेकर हमारी पार्टी चलेगी। और आज तक उसी पैसे से चल रही है। अपने कार्यकर्ताओं से ही पैसा लेते हैं, किसी पूंजीपति का पैसा स्वीकार नहीं करते। इसलिए आज बहन जी ने ये निर्देश दिया कि आप जाओ समाज के बीच में, समाज देने वाला है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टी के लोगों ने इस समाज को भिखमंगा बना दिया।
जो समाज देता है उस समाज को इलेक्शन के 15 दिनों में सब ने कहा कि हम तुम्हें 2100 रुपये देंगे, हम तुम्हें 2500 देंगे, 5000 देंगे, हम तुम्हें 5 किलो राशन देंगे। क्या ये गरीब समाज इस लायक ही रह गया है कि वो सिर्फ 5 किलो अनाज में आपके सामने गिड़गिड़ाए? नहीं, इस समाज को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। इस समाज को 2100 रुपये या 2500 रुपये की जरूरत नहीं है। इस समाज को जरूरत है रोजगार की, और आपने रोजगार चौपट कर दिए, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए। एक तरफ तो कह रहे हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिन सरकारी डिपार्टमेंट में आरक्षण है उनको आप लगातार बेच रहे हो। BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, LIC बेच दी, GIC बेच दी, तुम्हारे बैंक बेच दिए, छोड़ा क्या है? और जहां सरकारी डिपार्टमेंट बिक गए वहां प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद वहां कोई आरक्षण है नहीं। तो एक समाज के साथ तुमने अन्याय किया है। हमें 5 किलो राशन नहीं, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार मिल जाए तो 5 किलो की जगह 10 किलो वापस कर देगा मेरा समाज। लेकिन ये लोग यहाँ तक ही नहीं, इन्होंने तुम्हारी शिक्षा को समाप्त कर दिया, पढ़ाई लिखाई समाप्त कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जो लोग पढ़ जाते हैं वो अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं। वैसे तो हमारे लोग इतिहास नहीं पढ़ते। जितनी भी पढ़ाई की है हमारे लोगों ने, चाहे IAS के हों, चाहे PCS के हों, चाहे RS के हों, कोई भी हैं, वे सब के सब अपने पेट और अपने मकान और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की है। किसी ने भी समाज के लिए पढ़ाई नहीं की। और बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज पढ़ लिख कर ये समाज के लिए जीवन यापन करे, लेकिन कोई समाज के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। फिर भी पढ़ने का ये फायदा हुआ कि कुछ लोगों में ज्ञान पैदा हुआ, उन्होंने इतिहास पढ़ा। और बहन जी ने कहा भी था, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। अगर समाज को शासक बनना है तो उसे अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने इतिहास पढ़ा और उस इतिहास के मुताबिक देखा कि हम तो यहाँ के राजा थे, हमको आज गुलाम बनाया गया है। तो उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको लोकतंत्र इसलिए दिया था कि हमारे समाज के पास कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा। हमारे समाज के पास हथियार नहीं है जो ये हथियारों के बल पे लड़ाई लड़के शासक बन जाएंगे। तो मेरा समाज कभी शासक नहीं बन पाएगा। तब उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर उनसे कहा कि आपको मेरे देश में शासन करते हुए 150 वर्ष हो गए, लेकिन जो शासन व्यवस्था तुम्हारे लंदन में चल रही है वैसी शासन व्यवस्था मेरे देश में क्यों नहीं है। तब अंग्रेज ने बाबा साहब की बात मानकर इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सबसे पहले 1919 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया। उसके बाद दूसरा 1935 में बनाया, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अंकित कर दिया। बाय द पीपल
ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता का राज, जनता के लिए, बीच में और किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। जनता ही मालिक होगी, जनता ही बनाएगी, जनता के लिए बनेगा। और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने एक चैनल बनाया। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया। ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग या अन्य लोग जो उस समय के थे, ये नहीं चाहते थे कि इस देश के अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार मिले। वो नहीं चाहते थे इस देश के अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार मिले। वो नहीं चाहते थे इस देश के अंदर मुस्लिम समाज को वोट का अधिकार मिले। लेकिन बाबा साहब ने सबको हड़काया। इन साधु सन्यासियों ने बाबा साहब का कितना तगड़ा विरोध किया था उस समय। हम और आपको पता नहीं है किन परिस्थितियों में रात दिन जाग जाग कर एक एक लाइन, एक एक शब्द को लेकर संविधान में व्यवस्था दी और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुमने इस देश के बहुजन समाज को पढ़ने कब दिया है? तुमने तो लिख दिया मनुस्मृति में। अगर ये पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीभ काट दो। अगर ये सुनने की कोशिश करें तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। हजारों साल जब तुमने पढ़ने नहीं दिया तो इनमें हाई स्कूल मैट्रिक पास कहाँ से आएंगे? महिलाओं को तुमने कभी घर के बाहर नहीं निकलने दिया, घर के अंदर कैद करके रखा। तो इनका अधिकार क्यों छीनना चाहते हो? जिन मुसलमानों को पाकिस्तान से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको भारत से प्यार है उनका अधिकार क्यों छीनना चाहते हो? बाबा साहब ने कहा मेरा कहना है इस देश के अंदर जिसने जन्म लिया है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, जमीन वाला है चाहे बेजमीन वाला है, हिंदू है चाहे मुसलमान है, महिला है चाहे पुरुष है, उन सबको वोट का अधिकार होगा जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है और 18 साल की उम्र पूरी कर ली। आज तो इस बहुजन समाज के लोगों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के मुसलमानों को जो वोट का अधिकार मिला है, ये कांग्रेस की देन नहीं है, ये मनुवादियों की देन नहीं है, ये देन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि ये लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके शासक बन सकते हैं, क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा है। 100 में से 85 संख्या इन लोगों की है। अगर इनमें भाईचारा हो जाएगा तो ये एक दिन शासक बन जाएगा। और उसके लिए उन्होंने 6743 जातियों में बटे हुए समाज को 3 शेड्यूल में इकट्ठा कर दिया। पहला शेड्यूल बनाया उन्होंने कि आज के बाद कोई आदमी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इन जातियों का नाम लेकर संबोधित नहीं करेगा। धोबी, खटी, कोरी, वाल्मीकि, चमार, डोम, गाना, पाना, घासी, हाटी, मेघवाल, नैगर, बलाई, बैरवा, नमो शूद्राज। क्या कहेंगे? हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। कितने लोग कहेंगे? 15%। 1500 जातियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। 750 जातियों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि आज के बाद तुम भील, मीणा, नायक, ग्रासिया नहीं कहोगे। क्या कहोगे? हम शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और बाकी जातियों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि आज के बाद तुम ये नहीं कहोगे नाई, गडरिया, कुमार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट, कुर्मी, खंडायत। क्या कहोगे? हम ओबीसी के लोग हैं। ऐसा क्यों करवाया था बाबा साहब ने? बाबा साहब जानते थे
कि अगर ये समाज जातियों में बटा हुआ रहा है तो ये कभी बहुमत में नहीं आएगा, ये आपस में लड़ते रहेंगे और इनकी लड़ाई का फायदा 15% लोग उठाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से ये 3 शेड्यूल बनाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार भी दे दिए, पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वोट का अधिकार, राइट टू वोट, संघर्ष का भी अधिकार दे दिया। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे उनमें से अधिकतर लोग अपने परिवार, आज बहन जी ने ट्वीट किया है, मेरा रिश्ते नातों में कोई विश्वास नहीं है, मेरा जो मिशन महापुरुषों ने चलाया है, जो फूले साहू महाराज ने चलाया है, जिसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे उत्तराधिकारी बनाया, मैं उससे टस से मस नहीं हो सकती। मैं स्वाभिमान का जीवन जीना चाहती हूँ और समाज को सम्मान दिलाना चाहती हूँ। आज का ट्वीट है ये, मेरा कोई रिश्ते नातों में विश्वास नहीं है, हम सबको एकजुट होकर के चलना और हमारा भी लक्ष्य आपके बीच में यही है कि आप लोग अपने अंदर के मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर भाईचारा बनाकर जातिवाद को छोड़कर आप इस बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं 2019 में 2020 में आया, 19 में आया, 2020 जून में मैं आया था और तब से मैंने भरसक प्रयास किया, हर जिला देखा, हर लोकसभा देखी, 5-5 लोगों को मैंने समझाया, चाहे 50 थे, चाहे 100 थे, चाहे 500 थे, सब लोगों को समझाने का काम किया। मैंने कहा ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए करें, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। डांटा भी, लेकिन मेरा रवैया जो रहता था वो ऐसा रहता था जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उस घड़े के ऊपर वो बहुत तगड़ी थप्पी मारता है, लेकिन अंदर से वो हाथ भी लगा के रखता है कहीं घड़ा टूट ना जाए। ऊपर से मारता है लेकिन अंदर से हाथ भी लगा के रखता है कि ये टूट ना जाए। ठीक वही हाल मेरा था। मैंने जिसको भी डांटा है, जैसे एक दिन कोई सज्जन बीड़ी पी रहे थे, उसका हमने फोटो लेकर और अगली मीटिंग में हमने कहा भाई तुम बीड़ी पीते हो? नहीं साहब मैं नहीं पीता, मैं पीता था कभी, कल पी। नहीं साहब, तो हमने उसको सबूत दिखा दिया। तो हमने क्यों डांटा? उसके भले के लिए डांटा। उससे कोई, हाँ भाई ये बोलोगे नहीं कोई, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी। गौतम राय को हमेशा समझाया कि उल्टे सीधे आप व्हाट्सएप पे
सोशल मीडिया पर ये एक्टिविटी ना करें। कोई हमारी दुश्मनी तो थी नहीं कि हमारा कुछ ले रहे हो, हमारा कुछ नुकसान कर रहे हो, लेकिन मिशन को नुकसान नहीं होना चाहिए, पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी बात को देखते हुए हमने सोचा कि हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सब दिल में से निकाल दिया, लेकिन हमने कह दिया अध्यक्ष जी से कि कोई बात नहीं है, तुम जो सही है मिशन के हित में, पार्टी के हित में, वो कर सकते हो। और उन्होंने हमारे ऊपर भी छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, हम मिल करके चलेंगे, कोई भी एक दूसरे को ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम किसी के खिलाफ। लेकिन हम क्या करें, कोई अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले तो हम क्या कर सकते हैं? जब कुल्हाड़ी लगेगी तो चोट तो लगेगी, खून भी निकलेगा। इसलिए आज के बाद में मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करो, लेकिन पार्टी के हित के लिए करो, पार्टी का नुकसान ना हो। ऐसा काम मत करो कि हम ये पार्टी कहाँ चली गई, पार्टी का क्या हो गया, पार्टी को पैसा मत देना, पार्टी को ये मत करना, ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, इसलिए एक नारा दिया था बाबा साहब के बाद में, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांची राम करेंगे। दिया नहीं दिया? अब लोग कहते हैं बाबा साहब ने कौन सा मिशन अधूरा छोड़ दिया, बाबा साहब ने तो सब कुछ किया। छोड़ दिया? क्या छोड़ा? वो राजनीतिक अधिकार तो दिला गए थे, लेकिन वो राजनीति सिखाकर नहीं गए। किसी को राजनीति नहीं सिखाई उन्होंने। इस काम को पूरा किया मानवर कांचीराम साहब। उन्होंने बाबा साहब को जाना और मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने एक लाइन पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो कौन सी लाइन है? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाता है। हम रोज चिल्ला रहे हैं पर तुम पे कोई असर नहीं। तुम रोज नए नए सवाल हमारे सामने ले आते हो। बहन जी ये नहीं कर रहे हैं, बहन जी वो नहीं कर रहे हैं, बहन जी सीबीआई से डर गए, बहन जी ईडी से डर रहे हैं, बहन जी घर से बाहर नहीं निकल रहे। रोज तरह तरह से हम पर बौछार होती है सवालों की। हम जवाब देते देते थक जाते हैं। 5 साल में इन्हीं का जवाब दिया। 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 6 साल हो गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमारी यहां से छुट्टी हो गई। बंगाल छोड़ दो, उन्होंने कहा छोड़ दिया बहन जी। हमें बड़ी खुशी हुई, पीछा छूटा। लेकिन अब फिर बहन जी ने कहा नहीं भाई तुमको वहीं जाना है। बोल ठीक बहन चले जाएंगे, हमारे साथ ये भी मारेंगे। बोले तुम दोनों ने एक साथ काम किया, आप दोनों वहीं जाओ। बोले जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी तो महाराष्ट्र लग गई थी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की ड्यूटी लग गई थी। हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन हम अनुशासित सिपाही हैं। हम बहन जी के आदेश का पालन करते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट, याद कर लेना सब लोग। अगर ये नहीं है तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अगर तुमने इस मिशन को माना है, इस पार्टी को स्वीकार किया है, तो आपको इसकी नेता बहन कुमारी मायावती को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा हम कहते हैं हर मीटिंग में, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री,
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता, हमें ये मानना ही पड़ेगा। और सवाल कोई बात नहीं है, जो भी आप सवाल करो करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब तुम्हारे पास है। तुम जानबूझ करके ऊपर के नेतृत्व को परेशान करना चाहते हो, क्योंकि जो लोग तुमसे ऐसी बात करते हैं उन लोगों की सोच नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। आप सबको अपनी सोच पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? हमारा घर बहुजन समाज पार्टी है, इस घर के अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी ये हमारी पार्टी नहीं हो सकती। हम कितना इनको वोट दे लें, ये कभी हमारे हित की बात नहीं करेंगे। और हम भले ही वोट ना दें बीएसपी को, लेकिन अगर सरकार बनी तो बहन जी ने नारा दिया सर्वजन समाज का हित हो, सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, नफरत नहीं, सबके लिए काम होना चाहिए। लेकिन ये गरीब को और शोषण करना चाहते हैं, कमजोर को मारना चाहते हैं, ये 5 किलो राशन में बहकाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज ये संकल्प लेना पड़ेगा कि वो बहकाने का काम करें और हम जगाने का काम करें। लोग जागेंगे। मैंने इनको समझाया था बैठ करके सुबह सिकदर को, इन्होंने मेरी बात का पालन किया। मैंने कहा अगर तुम वोट मांगते हो तो नोट मांगना सीख जाओ। जहां से नोट आएगा वहां से वोट भी आएगा, जहां से नोट नहीं आएगा वहां से वोट भी। इन्होंने मेरी बात मानी और आज ही अपने पैरों पे खड़े होकर पूरे इलाके में टोल लगाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सोलेन राय की ये बात अच्छी नहीं है। जब भी ये गलती करते मैंने हमेशा समझाया कि समय और परिस्थितियों को देख करके आपको बात करनी चाहिए। हम तुम्हारी बात कैसे मान लेंगे? आप अपनी बात रखने का तरीका बदलो। भरी मीटिंग में आप बात नहीं रख सकते, आप एकांत में बैठ करके अपनी बात कह सकते हो अध्यक्ष जी के पास सामने कि साहब ये काम ऐसा ऐसा होना चाहिए। कितनी देर लगती है बदलते? अब हमको अगर बहन जी ने यहाँ से हटाया तो बदलाव आया नहीं आया, फिर दोबारा लगा दिया। कहाँ देर लगती है? अंदर बैठ के बात करते सारी समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। इसलिए हमें ये सोचकर बात कहनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कैसी परिस्थिति है, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बुद्ध का भी तो यही कहना है, कोधं जहे विप जहे मानंग संयोजनं सम्मतिक में तंग नाम रूपस्मि असच मानंग अकिंचन नानुपतंती दुखा। जो आदमी क्रोध में बोलता है, जो आदमी अहंकार में बोलता है, जो आदमी मोह में बोलता है, जो आदमी आसक्ति में बोलता है, उसके पास दुख के अलावा कभी सुख आने वाला। मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं तो एक सोशल वर्कर रहा हूं। 12 साल बुद्ध धर्म के बारे में ही प्रचार किया था 1972 से 1984 तक। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी से
जब 5 मई 1980 को मुलाकात हुई तो उनकी एक लाइन ने मेरे ऊपर प्रभाव छोड़ दिया और जिस दिन से उनको अपना नेता माना, कभी इफ एंड बट नहीं कही। जहां लगा दो, फायदा मुझे हुआ है, मुझे ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। मैं क्यों जाता महाराष्ट्र, क्यों जाता कर्नाटक, पैसा चाहिए जाने के लिए, क्यों जाता पंजाब, क्यों जाता उत्तराखंड, क्यों जाता राजस्थान, क्यों जाता मध्य प्रदेश, क्यों जाता बिहार, क्यों आता बंगाल में, क्यों आता मैं? जब मैं काम किया है राजस्थान में, लेकिन बिना काम के जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि पैसा खर्च होता है जेब से, कैसे जाऊंगा। और यहाँ मैं कह देता हूँ अध्यक्ष जी मेरा टिकट बुक करा देना, हो जाता है। ये फ्री में घूमा ना, और ज्ञान फ्री में मिला, अनुभव फ्री में मिला। तो ऐसा नहीं है, काम तो हर जगह कर सकता है, उजड़ में भी, ऊसर में भी, बंजर में भी। काम तो ज्ञान तो वहीं पैदा होता है जहां विषम परिस्थिति होती हैं। जहां सम परिस्थिति होती है वहां कभी ज्ञान पैदा नहीं होता। अनुभव वहीं होता है जहां आदमी उस जगह जाता है जहां के बारे में नहीं जानता। इसलिए पूरा बंगाल तुम्हारा अपना है, ये मत कहो कि मैं उधर नहीं जाऊंगा या वहां नहीं जाऊंगा। पूरा बंगाल तुम्हारा, काम तुम्हें करना है। हो सकता है कल को फिर परिवर्तन हो जाए, उधर का उधर, उधर का उधर, तो दोनों जगह का ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह की बातें बार बार समझाता हूं, बार बार, लेकिन समझ में नहीं आती। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बीच बीच में ये आ जाता है तो मेरा लिंक टूट जाता है, मैं वहीं पर आ रहा हूं। बहन जी भी चाहती हैं कि हमारा समाज शासक बने। तुम्हें शासक बनाने के लिए, और तुम सोचते हो पार्टी खत्म हो गई, पार्टी का तो जीरो ग्राफ हो गया, पार्टी का तो परसेंटेज डाउन हो गया। अरे ये राजनीतिक दल नहीं है, ये एक मिशन है, मिशन जो 1848 से फूले ने शुरू किया था। फूले को पता नहीं था कि कभी जिंदगी में हम शासन में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जीते जी पूरा संघर्ष किया था। नारायण गुरु को पता नहीं था, पेरियार रामस्वामी नायकर को पता नहीं था, बाबा साहब को भी पता नहीं था कि कभी मैं भी सत्ता में आ जाऊंगा। किसी को कुछ पता नहीं होता है, और जब भी चलता है आदमी अकेला चलता है, जब भी चलता अकेला चलता है। बुद्ध चले अकेले चले थे, दो नहीं चले उनके साथ। बाबा साहब चले थे अकेले चले थे, कांचराम चले अकेले चले, बहन जी निकली अकेली निकली। लेकिन किसी ने कहा है मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। चलोगे तो कारवां बनेगा तुम्हारे पीछे, जरूर बनेगा। चलने का प्रयास तो करो, लेकिन पहले ही मन मर जाता है, अरे सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। किसान के पास खेत है, हल चलाया, मेहनत करी, बीज बोया, खाद बोया, पानी लगाया। भाई बात नहीं करोगे पीछे, फसल पक के तैयार हो गई, लेकिन अचानक बारिश आई, बाढ़ आ गई और सारी फसल को बहा के ले गई। क्या किसान खेत छोड़ देता है? नहीं। क्या किसान घर में बैठ जाता है नाराज होके? अरे बाढ़ मेरी फसल को लेगी बहा के, मैं क्या करूंगा, छोड़ पर।
फिर दोबारा किसान उठता है, फिर हल उठाता है, फिर जोतता है, फिर बोता है, खाद लगाता है, पानी लगाता है। इस बार फसल पक के जैसे तैयार हुई, अचानक चोर आए, काट के ले गए। तो क्या किसान खेत छोड़ देता है? क्या घर में निराश होकर बैठ जाता है? क्या घर में विद्रोह कर देता है? जब किसान अपना खेत नहीं छोड़ सकता विषम परिस्थितियों में, तो हमारे पास अपना घर बहुजन समाज पार्टी तो है। गिर जाने दो, गिर गई, परसेंटेज गिर जाने दो, सरकार नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये समाज के लोग इस पार्टी को वोट करते तो परसेंटेज बढ़ता या घटता? ये किसने घटवाया है? ये पढ़े लिखे लोगों ने घटवाया। इन्होंने जनता को गुमराह किया। अरे बीएसपी तो हार जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, संविधान बदल देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, सारा का सारा समाज बैक में आ गया। और अब चिल्ला रहे बीएसपी तो है ही नहीं, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी का तो जनाधार ही नहीं है, क्या होगा, कोई पैसा मत देना इसको। कैसे कैसे लोग अपने घर को ही तबाह और बर्बाद करने में जुटे हुए। नहीं, समय परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा है, फुट्टस लोग धम्मे ही चित्तं यस्ने कंपति अशोकं बिरजं खेमं एतं मंगल मुक्तम। जो व्यक्ति इन 8 लोक धर्मों में, कौन से 8 लोक धर्म? सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, सम्मान अपमान, इन 8 लोक धर्मों में जिस व्यक्ति का चित्त कंपित नहीं होता, वो व्यक्ति शोक रहित रहता है, विरज विमल रहता है और सुख में जीवन जीता है। जो लोग दुख पाकर रो जाते हैं, सुख पाकर इतरा जाते हैं, उनका जीवन जीवन नहीं होता। और याद रखना, दुख जब भी आएगा तुम्हें होश दिलाने के लिए आएगा, और सुख जब भी आएगा तुम्हें बेहोश करने के लिए आएगा। दुख जब जाएगा तो सुख छोड़ के जाएगा, दुख को साथ लेके जाएगा, और जब सुख जाएगा तो दुख छोड़ के जाएगा, सुख को अपने साथ लेके जाएगा। किसी ने गाना बनाया था, राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जो दुख को देख करके डर जाते हैं, जो ये देख कर डर, मैं वहां क्या करूंगा, वहां तो कुछ भी नहीं है, अरे मुझको तो बंजर में भेज दिया। नहीं, वहीं से तो ज्ञान पैदा होगा। इसलिए बहन जी ने जो अपने महापुरुषों के इस मिशन को लेकर जो कष्ट उठाए हैं, तुम्हें पता नहीं है, हमको पता है, हमने देखा है उनको। एक एक दिन में पूरा पूरा दिन गाड़ी चलती थी, पूरे पूरे दिन, और 10-10 मीटिंग किया करती थी। वो भी तो समय था। उसको क्यों नहीं याद करते? बहन जी के शासन को क्यों नहीं याद करते? बहन जी की कुर्बानी को क्यों नहीं याद करते? बस आरोप लगा देना, बहन जी ये नहीं करती, बहन जी वो नहीं करती। करना तुमको पड़ेगा। बहन जी रास्ता बता सकती हैं, चलना तो तुमको पड़ेगा। कैसे? जैसे एक बार श्रावस्ती में गौतम बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ, पहले हमारी बात सुनो। बुद्ध मुस्कुराए, सुनाओ भाई। ये तो बात ठीक है, तुम्हारी बात बहुत दमदार है, कुछ लोग परिवर्तन हुए हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें एक मैं भी हूं, हम पे कोई असर नहीं हो रहा। कोई ऐसा मंत्र क्यों नहीं दे देते जिससे कि हमारा भला हो जाए?
बुद्ध मुस्कुराए। उनका ठीक, तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो हमेशा प्रश्न पूछ कर जवाब दिया करते थे। पूछो, क्या तुम श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता जानते हो आने जाने का? कैसी बात कर रहे हो? सैकड़ों बार आपके साथ भी गया हूँ, हजारों बार मेरा आना जाना है, रास्ते में ये नगर पड़ते हैं, ये क्या पूछ रहे हो? जानते हो? हाँ जानता हूँ। कोई अनजान आदमी तुम्हारे पास आए जिसने राजगृह का रास्ता ना देखा हो, और वो तुमसे आकर पूछे कि मुझे राजगृह जाना है, रास्ता बता दो, बताओगे या नहीं? हाँ बताऊंगा, मेरा फर्ज बनता है बताने का। और यदि तुम्हारे बताने के बाद भी उस रास्ते पे ना चले तो क्या राजगृह पहुंच जाएगा? बनते कैसे पहुंच जाएगा तथागत? वो तो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और यदि तुम्हारे बताए अनुसार चल पड़े तो पहुंच जाएगा? हाँ पहुंच जाएगा। तो भाई तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया। रास्ता मैंने देखा है, अनुभव मुझे बताना मेरा काम है, चलना ना चलना तो इनका काम है। जो चलेगा वो वहां तक पहुंचेगा, जो नहीं चलेगा वो रोता रहेगा। चलना तो तुमको पड़ेगा, बंगाल के लोगों को चलना पड़ेगा, हम नहीं चलेंगे। हम तो सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, और बताया है 5 साल तक लगातार। जब तुम ना चलो तो हम क्या करें? प्यार से बताया, डांट कर बताया, समझा कर बताया, करके बताया, लेकिन तुम ना चलो तो हम क्या करें? फायदा मिलेगा आपको, मिलेगा नुकसान होगा आपका होगा। और अब करना पड़ेगा। हम दोनों आपके बीच में जो आ रहे हैं, आपको समझाने के लिए आ रहे हैं, तुम पे आदेश चलाने के लिए नहीं आ रहे। तुमको समझाने के लिए आ रहे हैं, रास्ता बताने के लिए आ रहे हैं। हम जानते हैं, रास्ता जानते हैं, क्योंकि हमने किया है। बुलंदशहर जिले का एक एक गांव, 1678 गांव मैंने साइकिल से घूमे थे। साइकिल से पसीना में तरबतर होते थे। लोग कहते थे पागल हो गया, पागल हो गया। हमने कहा हम पागल हो गए, पर समाज के लिए पागल है, अपने लिए पागल है। आज जब हम मंत्री बने, परिषद के सदस्य बने, तो आज वे लोग कहते हैं भाई मेहनत तो बहुत करिए साहब, मेहनत तो बहुत करिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, त्याग का फल हमेशा सर्वोपरि होता है। त्याग करना तो सीखो, घर छोड़ना तो सीखो, बीवी छोड़ना तो सीखो, भूखे रहना तो सीखो, कष्ट उठाना तो सीखो, आनंद आएगा। इसलिए आज जो बहन जी का आदेश है, हर जिला प्रभारी अपनी विधानसभा में जाएगा और वहां जाकर किसी भी एक पोलिंग बूथ के, किसी भी एक गांव के लोगों को इकट्ठा करेगा और उनको समझाएगा, कैडर देगा, और उसके बाद उनको मेंबर बनाएगा। मेंबर बनाने के बाद कमेटी बनाएगा, या पहले कमेटी बना देगा फिर उनसे कहेगा अब आप मेंबर बनो। लेकिन अगर आपने पहले मेंबर बना दिया तो कमेटी बनाने में देर नहीं लगेगी। अगर कमेटी पहले बना दी तो मेंबर बनाने में देर, क्योंकि मेंबरशिप के लिए 50 रुपये निकालना पड़ेगा। तो पहले पैसा निकालो 50 रुपये, और कमेटी उसके बाद बनाओ, फिर लोगों से फिर थोड़ा थोड़ा पार्टी के लिए सहयोग मांगो। हाँ भाई, चाहे तुम्हारी जेब में 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, जो भी है ला करके दो। आपके पास पैसा भी आएगा, संगठन भी खड़ा होगा, और तुम्हारा काम भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ बहुत आसान काम है, बंगाल में बहुत आसान काम है। तैयार बैठे लोग, मुझे लग रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, दर्द हो रहा है सीने में लोगों के। हमारा घर बहुजन समाज पार्टी ये आ रही है समझ में। अगर तुम लोग निकल पड़े मैदान में तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस 1 महीने में
जो मैं आपको काम देकर जा रहा हूं, कम से कम 20 पोलिंग बूथ की कमेटी, उनकी मेंबरशिप 100 और कुछ आर्थिक सहयोग रजिस्टर में दर्ज करके उनके साइन लेकर उनका मोबाइल नंबर लिख करके ला करके यहाँ अगली मीटिंग हमारी जो होनी है वो 3 तारीख को होनी है। हम 2 तारीख की शाम को दोनों आ जाएंगे और 3 तारीख को ये काम पूरा होकर के आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे। और ये आप लोग प्रभारी के लिए नाम तैयार कर लो। प्रभारी तो बाद में काम करना शुरू करेंगे, पहले जिनकी ड्यूटी लगाई है वो काम करके लाएंगे। ये चाहे किसी का सहारा लेके लाएं, और जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो जिला कमेटी के पदाधिकारी बने हुए हैं, वे लोग इस काम को पूरा करके लाएंगे। कम से कम 20-20 पोलिंग बूथ की कमेटी तैयार करके लाएंगे। 3 तारीख में आना चाहिए। और जो अगला महीना जाएगा उसमें 30 पोलिंग बूथ की कमेटी आएगी। अब हम 6 महीने में इस काम को पूरा कर लेना चाहते हैं, संगठन का काम। और उसके बाद फिर बड़े बड़े सम्मेलन होंगे, सामाजिक सम्मेलन, जाति वाइज सम्मेलन, भाईचारा बनाओ सम्मेलन। हम उसमें लग जाएंगे 6 महीने के बाद। और आपका शायद 2026 में इलेक्शन है। समय कहाँ बचा? कोई भी नहीं बचा समय। तो आ लिया, फिर कहोगे बीएसपी हार जाएगी, बीएसपी खत्म हो जाएगी। ये बहानाबाजी छोड़ो, काम करना। ठीक है, मेरा टाइम पूरा हो गया। मुझे 15 मिनट पहले निकलना था यहाँ से 2:45 बजे। अभी बजे नहीं, 2:45 होने वाले हैं। हाँ, और मेरे बाद में मीटिंग चलती रहेगी। कोई भी नफरत की बात नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे और मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे और मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँगा, कोई उठेगा नहीं। और मेरे बाद में माननीय प्रभारी जी आपको संबोधित करेंगे और मुझे 5:30